विद्यार्थी नमस्कार। कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ्यक्रम बा के तहत स्पर्श भाग 2 के गद्य खंड से आज हम पढ़ेंगे अंतिम पाठ 17, जिसका शीर्षक है कारतूस। शीर्षक से ही बोध होता है कारतूस किसी युद्ध या किसी क्रांति का प्रतीक है। यह एक एकांकी है। एकांकी से तात्पर्य होता है एक अंक वाली। हिंदी की विधाओं में नाटक के बाद एकांकी होती है। नाटक एक ऐसी विधा है जिसमें पात्र व मंचन संवाद के आधार पर प्रस्तुत करने वाली एक इकाई होती है। इसी प्रकार एकांकी भी मंचन करने वाली इकाई होती है। बस अंतर इतना है कि एकांकी में सारा कुछ किसी एक अंक, किसी एक पात्र के आसपास इर्द गिर्द घूमता रहता है और कहानी वहीं समाप्त हो जाती है। कारतूस एक एकांकी है और इस एकांकी के एकांकीकार हैं हबीब तनवीर जी। आइए हबीब तनवीर जी के चरित्र पर प्रकाश डालें। हबीब तनवीर जी का जन्म 1 सितंबर 1923 ईस्वी को रायपुर में हुआ था, जो अब छत्तीसगढ़ की राजधानी है। उनके बचपन का नाम हबीब अहमद खान था। शिक्षा आपने लॉरी म्यूनिसिपल हाई स्कूल से मैट्रिक पास की। मॉरिस कॉलेज नागपुर से स्नातक किया और सन 1944 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। काव्य रचना में रुचि। बचपन से ही कविता लिखने का शौक चढ़ा। पहले तनवीर के छद्म नाम अर्थात उपनाम से उन्होंने लिखना शुरू किया, जो बाद में उनका पुकार नाम बन गया और तनवीर के नाम से ही वो अंत में मशहूर हुए। भारत के मशहूर पटकथा लेखक, नाट्य निर्देशक, कवि और अभिनेता थे। फिल्मी दुनिया का सफर। सन 1945 ईस्वी में आप मुंबई चले गए और प्रोड्यूसर के तौर पर आकाशवाणी में नौकरी शुरू की। वहां रहते हुए आपने हिंदी फिल्मों के लिए गाने लिखे, कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया। प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ गए और कालांतर तक जुड़े रहे। पुरस्कार और सम्मान। हबीब तनवीर को सन 1969 ईस्वी में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड प्राप्त हुआ। सन 1983 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। सन 1996 ईस्वी में संगीत नाट्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड मिला और सन 2002 ईस्वी में पुनः भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण जैसे महान सम्मान से सम्मानित किया गया। मृत्यु। हिंदी साहित्य, चलचित्र जगत और राष्ट्र सेवा कर आप 8 जून सन 2009 ईस्वी को खुदा को प्यारे हो गए। आपने अंतिम सांस मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ली। इस प्रकार आपकी यही लीला समाप्त हुई। आइए अब पाठ में प्रवेश करते हैं। अंग्रेज इस देश में व्यापारी का वेश धारण करके आए थे। किसी को कोई शक ना हो, इसलिए वे शुरू में व्यापार ही कर रहे थे, परंतु उनका इरादा केवल व्यापार करने का नहीं था। व्यापार के लिए उन्होंने जिस ईस्ट इंडिया कंपनी की सन 1600 में स्थापना की थी, उस कंपनी ने धीरे धीरे देश की रियासतों पर अपना अधिकार स्थापित करना शुरू कर दिया। उनके इरादों का जैसे ही देशवासियों को अंदाजा हुआ, उन्होंने देश से अंग्रेज़ों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू कर दिया। प्रस्तुत पाठ में भी एक ऐसी ही अपनी जान पर खिल जाने वाले
शूरवीर के कारनामों का वर्णन किया गया है, जिसका केवल एक ही लक्ष्य था, अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। कंपनी के हुक्म चलाने वालों की उसने निंदा नींद हराम कर रखी थी। वह इतना निडर था कि मुसीबत को खुद बुलावा देते हुए न सिर्फ कंपनी के अफसरों के बीच पहुंचा, बल्कि उनके कर्नल पर ऐसा रौब दिखाया कि कर्नल के मुख से भी उसकी तारीफ में ऐसे शब्द निकले जैसे किसी दुश्मन के लिए नहीं निकल सकते। यह कहानी आज़ादी के उस मतवाले की कहानी है जिसने अपने जीवन भर अंग्रेज़ों से लोहा लिया और अपनी बहादुरी का लोहा अंग्रेज़ों को मनवाया। इस एकांकी के मुख्य पात्र जो आपको इस कहानी में दिखाई देंगे, कर्नल साहब, सिपाही, सवार और लेफ्टिनेंट। सवार कौन है, इसका रहस्य आपको एकांकी के अंत में मिलेगा। इस एकांकी की अवधि वैसे तो 5 मिनट है, पर अब हम आपको यहाँ विस्तार से समझाएंगे। ज़माना सन 1799 ईस्वी का है। समय या अवधि है रात्रिकाल की। स्थान उत्तर प्रदेश गोरखपुर के जंगल में कर्नल कॉलिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा, अर्थात उत्तर प्रदेश के गोरखपुर क्षेत्र के जंगल में कर्नल कॉलिंज ने एक खेमा लगाया था, अर्थात एक टेंट लगाया था। उस तंबू में ही अंग्रेज रहते थे और दिन भर जंगल की खाक छानते थे और रात भर तंबू का पहरा देते थे। 2 अंग्रेज बैठे बातें कर रहे हैं। कर्नल कॉलिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है। चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है। दृश्य शुरू होता है कर्नल कॉलिंज और एक लेफ्टिनेंट के तंबू के बाहर से, जहां 2 अंग्रेज बैठकर बात कर रहे हैं। रात का समय है और चांद की चांदनी या रोशनी फैली हुई है और तंबू के अंदर लैंप जल रहा है। यह दृश्य दर्शाया गया है। कर्नल साहब कहते हैं, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है लेफ्टिनेंट। हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। कर्नल, उसके अफसाने बहुत सुने हैं, रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। आइए अब हम थोड़ा सा रॉबिन हुड के बारे में समझ लें, क्योंकि कौन था रॉबिन हुड और क्या समानता है रॉबिन हुड और वजीर अली में, इस समझने के बाद हम पता लगाएंगे। देखिए, रॉबिन हुड अंग्रेजी लोक कथाओं का एक बहिष्कृत हीरो था। वह एक अचूक तीरंदाज व कुशल तलवारबाज था, जिसे आज भी उसके अपने साथी मेरी मेंस के नाम से के साथ मिलकर अमीरों की संपत्ति को लूटकर गरीबों में बांट देने के लिए जाना जाता है। परंपरागत रूप से रॉबिन हुड और उसके आदमियों को हरे कपड़े पहने हुए चित्रित किया जाता है। रॉबिन हुड मध्यकाल में एक लोकप्रिय व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था और आधुनिक साहित्य, फिल्मों एवं टेलीविजन में लोकप्रिय बना रहा। शुरुआती सूत्रों के अनुसार रॉबिन हुड एक सामान्य आदमी था जो पेशे से एक किसान था, पर उसको अधिकांश समय एक ऐसे अमीर के रूप में वर्णित किया गया जिसे एक बेईमान शेरिफ ने जानबूझकर उसकी जमीन से बेदखल करके समाज से बहिष्कृत कर दिया था। ठीक इसी प्रवृत्ति का था वजीर अली। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है, इसके परिचय कई बार अंग्रेजों को मिल चुका था। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, पर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक पवित्र कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। नीचे पंक्तियों में हो रहे संवाद को सुनते हैं। लेफ्टिनेंट, कर्नल कॉलिंज ए सादत अली कौन है? कर्नल, आसिफ उद्दौला का भाई है, वजीर अली और उसका दुश्मन। असल में
नवाब आसिफ उद्दौला के यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। लेफ्टिनेंट, मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत अर्थात रहस्य था? कर्नल, सादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद अर्थात भोग विलास का जीवन जीने वाला आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत अर्थात जायदाद दे दी और साथ ही 10 लाख रुपए दिए। अब वे भी मजा करते हैं और हम भी। लेफ्टिनेंट, सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। कर्नल, अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, जो मैसूर का सुल्तान था। फिर वजीर अली ने भी तो उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी। लेफ्टिनेंट, कौन शमसुद्दौला? कर्नल, नवाब बंगाल की निस्वती भाई, बहुत ही खतरनाक आदमी है। लेफ्टिनेंट, इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। कर्नल, जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गए तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड बेलेजली के हाथों सब खो बैठेगी। लेफ्टिनेंट, वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। कर्नल, पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वह हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। उसके साथ चंद जाबाज हैं, मुट्ठी भर आदमी मगर ये दमखम। लेफ्टिनेंट, सुना है वजीर अली जाति तौर से भी बहुत बहादुर आदमी हैं। कर्नल, बहादुर ना होता तो यूं कंपनी के वकील को कत्ल कर देता। लेफ्टिनेंट, ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था? कर्नल, किससे क्या हुआ था? उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वजीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफा अर्थात स्कॉलरशिप मुकर्रर कर दिया। कुछ महीनों बाद गवर्नर जनरल ने उसे कोलकाता तलब किया अर्थात बुलाया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया तो जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में यूं तलब करता है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर अली के तो दिल में यूं ही अंग्रेजों के खिलाफ नफरत फूट फूट कर भरी है। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। लेफ्टिनेंट, और भाग गया। कर्नल, अपने जानिशारों अर्थात पसंद करने वालों समेत आजमगढ़ की तरफ भागा। आजमगढ़ के हुक्मरान अर्थात शासक ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। अब कारवान जंगलों में कई सालों से भटक रहा है। लेफ्टिनेंट, मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? कर्नल, स्कीम यह है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतजार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध का कब्जा करे और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दे। लेफ्टिनेंट, नेपाल पहुंचाना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मुमकिन है कि पहुंच गया हो। कर्नल, हमारी फौजें और नवाब सादत अली खां की सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इसी जंगल में कहीं है। इतने में एक सिपाही ही बड़ी तेजी से दाखिल होता है। कर्नल और लेफ्टिनेंट अभी बातें कर ही रहे थे कि एक सिपाही बहुत तेजी से उनके पास आ गया। कर्नल उठकर, क्या बात है?
पूर्व सिपाही, दूर से गर्त उठती दिखाई दे रही है जनाब। कर्नल, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहे। वह सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ था, कहता है, गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा है, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। कर्नल खिड़की के पास जाकर, हाँ, एक ही सवार है, सर पर दौड़ा घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। लेफ्टिनेंट, और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। कर्नल सिपाही से, सिपाहियों से कहो इस सवार पर नजर रखे कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करते के चला जाता है। लेफ्टिनेंट, सुबह अर्थात शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेजी से इसी तरफ आ रहा है। टापों की आवाज बहुत करीब आकर रुक जाती है। लेफ्टिनेंट, वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करना चाहता होगा। कर्नल, खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार आते ही पुकार उठता है, तन्हाई तन्हाई। कर्नल साहब, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजदिल कह दें, अर्थात यहाँ सब अपने हैं, आपके दिल में जो है वो कह दें। सवार, दीवार हम गोश दादर, अर्थात दीवार के भी कान होते हैं, इसलिए एकांत। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है, दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा मतलब अकेले रह जाते हैं तो जरा वक्फे के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है, अर्थात अपनी निगाहों को चारों ओर घुमाकर फिर सवार बात करता है। सवार, आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? खेमा का अर्थ पहले आपको बता चुके हैं, खेमा अर्थ होता है तंबू लगाना, डेरा डालना। कर्नल, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार, लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने? कर्नल, गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। सवार, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुमकिन है साहब। कर्नल, क्यों? सवार, वो एक जाबाज सिपाही है। कर्नल, मैंने भी यह सुना है, आप क्या चाहते हैं? सवार, चंद कारतूस। कर्नल, किस लिए? सवार, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल, ए लो 10 कारतूस। सवार मुस्कुराते हुए, शुक्रिया। कर्नल, आपका नाम क्या है? सवार मंद मंद मुस्कुराते हुए, जी मेरा नाम वजीर अली, आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ। ये कहकर वह चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। लेफ्टिनेंट, कौन था? कर्नल दबी जवान से अपने आप में कहता है, एक जाबाज सिपाही था साहब। यहाँ प्रकरण पूर्ण हुआ। अब बारी है अभ्यास की, तो लीजिए प्रस्तुत हैं ये प्रश्न। आप अभ्यास के लिए इनके उत्तर लिखिए तथा जांच हेतु अग्र प्रेषित करिए। धन्यवाद।